हेलो बच्चों। तो आप सभी को राधे राधे प्रणाम। और आज है दिन तीसरा और हम लोग पढ़ा रहे हैं विज्ञान। और आज हम लोगों का विज्ञान का कक्षा 10 का चैप्टर नंबर तीसरा है, जिसका नाम है मेटल एंड नॉन मेटल, धातु और अधातु। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ बड़ा चैप्टर तो जरूर है, लेकिन हम लोग इसको कंडेंस फॉर्म में लिखेंगे और विस्तृत फॉर्म में बताएंगे, क्योंकि समय बहुत कम है और इसी समय में हम लोग को सब करना है। केवल विज्ञान ही तो नहीं है, आप लोगों के पास सब सिलेबस है, सबको पूरा करना है, कोई बात नहीं। चलिए, तो हम लोग आज बताते हैं कि हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे धातु और अधातु, हम लोग के चैप्टर का नाम है। तो उसमें सबसे पहले हम लोग को देखना है धातु क्या होता है, फिर हम लोग देखेंगे अधातु क्या होता है, उसके बाद हम लोग देखेंगे उपधातु क्या होता है। फिर हम लोग देखेंगे धातु का कुछ भौतिक गुणधर्म है, उसमें देखेंगे कि धातु चालक होता है कि नहीं, सुचालक होता है कि नहीं, ध्वनिक होता है कि नहीं, आघातवर्धनीय होता है कि नहीं, भंगुर होता है कि नहीं, और सॉरनेस यानी ध्वनि उत्पन्न कर सकता है कि नहीं, चमकता है कि नहीं, कठोर होता है कि नहीं। तो वही सब हम लोग देखेंगे धातु के भौतिक गुणधर्म में। उसी प्रकार से अधातु के भौतिक गुणधर्म में भी देख लेंगे। फिर हम लोग उसका रासायनिक गुणधर्म देखेंगे कि धातु का जल के साथ अभिक्रिया होगा तब क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होगा तब क्या होगा, उसके बाद अम्ल के साथ अभिक्रिया होगा तब क्या होगा। ठीक उसी प्रकार से अधातु का भी हम लोग रासायनिक गुण देख लेंगे। फिर हम लोग देख लेंगे धातु और धातु और अधातु के बाद उपधातु क्या होता है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे सक्रियता श्रेणी क्या है। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे आयनिक बंध क्या होता है, और आयनिक बंध से जो यौगिक बनता है वो क्या होता है। और तत्व और यौगिक क्या होता है, ये आप लोग हमको कमेंट में करके बता दीजिए कि तत्व क्या होता है और यौगिक क्या होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे वैद्युत संयोजकता क्या होता है। फिर हम लोग देखेंगे कि धातु की खनिज की प्राप्ति कैसे हो सकती है, या फिर खनिज क्या हो सकता है, अयस्क क्या होता है। फिर हम लोग शुरू करेंगे मैट्रिक्स क्या होता है, और फिर हम लोग देखेंगे धातु कर्म। और धातु कर्म यहाँ पर लिखने को तो बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ा टॉपिक है, क्योंकि धातु के शोधन होने का जो समस्त प्रक्रिया है उसको हम लोग को इसके अंदर देखना है। अलग अलग तरीके से धातु कैसे हम लोग को प्राप्त होती है, उसको अलग अलग तरीके से कैसे शोधन किया जा सकता है, तो ये काफी लंबा प्रोसेस है। उसके बाद हम लोग संक्षारण पहले से जान चुके हैं और संक्षारण से बचाव भी जान चुके हैं, लेकिन फिर भी हम लोग इस चैप्टर में उसको देखेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि आज हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना आपका टाइम वेस्ट किए। हेलो बच्चों, चलिए चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि क्या होता है धातु, अधातु और मिश्र धातु और उपधातु। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग धातु को देखेंगे। तो धातु क्या होता है, सामान्यतः आप लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, वे पदार्थ जो सामान्यतः चमकदार होते हैं, या फिर वे पदार्थ जो कठोर होते हैं, या फिर वे पदार्थ जो कि भंगुर होते हैं, या फिर वे पदार्थ जो जिसमें विद्युत या ऊष्मा आसानी से प्रभावित हो सकती है, वह धातु कहलाता है। और ये सब जो मैं बोला हूँ वो जिसमें नहीं पाया जाता वो अधातु कहलाता है, और जिसमें दोनों का गुण पाया जाता है वो उपधातु कहलाता है। ठीक है, तो आप साधारण भाषा में इस तरीके से भी बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन और अगर आपको कोई डिफिनेट डेफिनेशन चाहिए तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाने का गुण रखते हैं। क्या, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाने का गुण रखता है वह क्या कहलाता है, धातु कहलाता है। ठीक है, जैसे कि आयरन हो गया, एयू हो गया, सोना चांदी एजी हो गया, उसके बाद एचजी मरकरी हो गया, ठीक है, सोडियम हो गया, ये सब क्या है, मैग्नीशियम हो गया, ये सब धातु होगा। ठीक है, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या करेगा, जो रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाएगा। क्यों, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन जो होता है उसको ई से प्रदर्शित किया जाता है और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, तो जब कहीं से नेगेटिव चीज निकलेगा तो उसके अंदर अपने आप पॉजिटिव चीज आ जाएगा। ठीक है, तो धातु क्या होता है, धातु वे पदार्थ हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा और धन आयन बनाने का गुण रखता है। ठीक है, अधातु क्या होता है, ठीक उसका उल्टा होता है। ठीक है, तो आप लोग बोल सकते हैं वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या करेगा, जो रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋण आयन बनाने का गुण रखता है वो क्या कहलाएगा, वो अधातु कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि आप बोल सकते हैं कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। एक ट्रिक भी बताए थे हम, जिसके लास्ट में अधिकतर एम आता है वो धातु होता है, जिसके लास्ट में अधिकतर एन आता है वो अधातु होता है। ठीक है, लगभग लगभग जैसे देखिए कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी देखिए आयरन, लेकिन कभी कभी ये आपका ट्रिक फेल हो जाएगा, तो 90% जगह मान के चलिए कि फॉलो हो जाता है। उसके बाद बोल रहा है उपधातु क्या होता है भैया,
तो धातु और अधातु से ही मिलकर क्या बना है, उपधातु। ठीक है, तो क्या है, वे पदार्थ जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है, जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है, वो क्या कहलाता है बच्चों, वो कहलाता है उपधातु। जैसे कि एंटीमनी, जैसे कि आर्सेनिक, ये सब क्या है, उपधातु। ठीक है, उसके बाद आता है मिश्र धातु। तो मिश्र धातु क्या होता है बच्चों, जब दो या दो से अधिक धातुओं को किसी निश्चित अनुपात में मिला दिया जाता है। क्या किया जाता है, जैसे कि ये कोई धातु है, जब दो या दो से अधिक धातुओं को किसी निश्चित अनुपात में मिलाया जाएगा, तो उससे जो प्राप्त वस्तु होगा, उससे जो प्राप्त पदार्थ होगा, वही क्या कहलाएगा, मिश्र धातु कहलाएगा। जैसे कि जो पीतल है वो एक तरीके का मिश्र धातु है, जो कृत्रिम गोल्ड है वो भी एक तरीके का मिश्र धातु है, और बहुत सारे तरीके के मिश्र धातु हैं। जो मिश्र धातु होता है उसका क्षमता जो होता है वो साधारण धातु से कुछ अधिक होता है। ठीक है, तो आप लोग को उम्मीद है कि धातु, अधातु और उपधातु और मिश्र धातु, ये चारों चीज आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग थोड़ा और आगे चलते हैं। अभी हम लोग लिख चुके थे कुछ धातु का भौतिक गुण धर्म, लेकिन उसको मिटा दिए हैं क्योंकि स्पेस ज्यादा ले रहा था। अब क्या हम लोग करेंगे कि धातु और अधातु को अंतर करके समझाएंगे, वो आप लोग को ज्यादा समझ में आएगा। चलिए तो फिर हम लोग और आगे चलते हैं। चलिए बच्चों, तो अब हम लोग इसको और कंडेंस फॉर्म में ले आए हैं और बहुत अच्छे से आप लोग को समझ में आने वाला है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे धातु और अधातु में भौतिक गुण। भौतिक गुण मतलब उसका फिजिकल क्वालिटी देखेंगे, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे कि कैसा होता है धातु और अधातु। तो जो धातु होता है, सबसे पहले हम लोग ये 7 टॉपिक के बारे में समझ जाते हैं। धात्विक चमक, दूसरा भौतिक अवस्था, तीसरा चालक, चौथा आघातवर्धनीयता, पांचवा तन्यता, छठवां भंगुरता और सातवां ध्वनि। धात्विक चमक क्या होता है बच्चों, जैसे नाम से ही कि जो धातु होता है वो चमकदार होता है, और धातु चमकदार होता है तो धातु के इस गुण को धात्विक चमक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है, भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था यानी वो किस अवस्था में उपस्थित है, उसका क्या भौतिक अवस्था है, वो लिक्विड फॉर्म में है, एग्जिस्ट कर रहा है, सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, कि गैस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद उसका चालकता, यानी उसमें उष्मा और विद्युत आसानी से प्रवाहित हो पा रहा है कि नहीं। अगर जिसमें उष्मा और विद्युत आसानी से प्रवाहित हो जाता है वह सुचालक कहलाता है, और जिसमें उष्मा और विद्युत आसानी से प्रवाहित नहीं हो पाता वह कुचालक कहलाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे आघातवर्धनीयता। तो आघातवर्धनीयता क्या होता है, किसी भी वस्तु का जब कोई धातु होता है उसको पीट पीट के पतला चादर के रूप में बदल दिया जाता है। जैसे देखे होंगे आप लोग कार और जो बनता है टीन का, या फिर टीना देखे होगे, टीना तो पतला पतला सीट में उसको क्या कर दिया जाता है, कन्वर्ट कर दिया जाता है। धातु को पीट पीट के, जैसे ये कोई धातु है, ये कोई धातु, इसको पीट पीट के पतला चादर के रूप में कन्वर्ट कर देने का जो प्रोसेस है वही कहलाता है आघातवर्धनीयता। तन्यता क्या है बच्चों, तन्यता मान लीजिए ये कोई धातु है, तो धातु को खींच के पतले तार के रूप में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है, ठीक है, किसी भी धातु को खींच के तार के रूप में कन्वर्ट करने का जो प्रक्रिया है, बदलने का जो प्रक्रिया है, वही तन्यता कहलाता है। ठीक है, उसके बाद भंगुरता क्या होता है, जो मतलब कि कोई भी ठोस है, अगर उसको आप कस के पीट रहे हैं तो वो क्या हो जा रहा है, टूट जा रहा है, तो वो भंगुर कहलाएगा। ध्वनि, ध्वनि क्या होता है, ध्वनि मतलब साउंड आप लोग समझते हैं कि जो जिसके अंदर से आवाज उत्पन्न हो या फिर ध्वनि हम लोग को सुनाई दे, वो उसका गुण धात्विक ध्वनि कहलाता है, जो कि धातुओं में होता है। अब आप लोगों को ये सातों चीज समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं धातु और अधातु में इसमें से क्या पाया जाता है और क्या नहीं पाया जाता। और मुख्य रूप से हम लोग को अपवाद ध्यान में रखना है, क्योंकि जो एक्सेप्शन होता है वो केमिस्ट्री में बहुत फंसाने का काम करता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं उसके आगे। धातु जो होता है बच्चों, उसके अंदर, अब ये मिटा दे रहे हैं ताकि आप लोग को कंफ्यूजन नहीं हो। ठीक है, एक मिनट रुकिए, इसको यहाँ से मिटा दे रहे हैं, और जो जो इसके अंदर होगा वो हम लोग टिक लगाते हुए चल चलेंगे। सबसे पहले जो धातु होता है वो चमकदार होता है। ठीक है, और धातु चमकदार नहीं होता, लेकिन इसका अपवाद आपको याद रखना है। ठीक है, अपवाद मतलब कि हीरा, हीरा और जो ग्रेफाइट, हीरा जो है वो चमकदार होता है और धातु सामान्यतः चमकदार नहीं होता। ठीक है, उसके बाद भौतिक अवस्था, ये कठोर होता है, यानी धातु जो होता है वो कठोर होता है और अधातु सामान्यतः कठोर नहीं होता, लेकिन हीरा जो है वो कठोर पदार्थ है। ठीक है, ठीक है, हीरा जो है वो कठोर पदार्थ है। ठीक है, वही ये दोनों में क्या होगा, हीरा जो है वो चमकदार भी होता है, वो अपवाद है, हीरा जो है वो कठोर भी होता है अधातु होने के बाद। ठीक है, उसके बाद धातु जो होता है वो सुचालक होता है। धातु जो होता है वो सुचालक होता है, उसमें विद्युत और उष्मा प्रवाहित हो सकता है। ठीक है, लेकिन अधातु जो होता है वो कुचालक होता है। लेकिन इसमें भी जो ग्रेफाइट है, इसमें भी जो क्या है, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट,
इसमें जो ग्रेफाइट है, जो पेंसिल के लेड, ये मान लीजिए पेंसिल है आपका, और इस पेंसिल में जो आगे की तरफ लेड निकला होता है, इस लेड में जो होता है वो ग्रेफाइट होता है। कभी उसको आप बोर्ड में डालेंगे ना तो आपको आनंद की अनुभूति हो जाएगी। तो ये गलती मत करिएगा, क्योंकि अधातु भी कुछ अधातु भी क्या होता है, सुचालक होता है। ठीक है, तो अपवाद आप लोग को याद रखना है। धातु जो होता है उसमें आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है, यानी उसको पीट पीट के पतला चादर के रूप में बदल दिया जा सकता है। लेकिन अधातु में ऐसा कोई गुण उपस्थित नहीं होता। धातु तन्यता तन्यशील होता है, अधातु तन्यशील नहीं होता, यानी अधातु को पतले तार के रूप में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। धातु जो होगा वो भंगुर होगा, लेकिन अधातु ऐसा नहीं देखने को मिलता है। धातु ध्वनि उत्पन्न कर सकता है, अधातु ध्वनि उत्पन्न नहीं कर सकता है। कुछ कुछ एक्सेप्शन है, कुछ कुछ अपवाद है, जिसको आप लोग ध्यान में रखना आप लोगों का जरूरी है। जैसे कि एक सामान्यतः कठोर तो होता है, लेकिन इसका जो अपवाद है Hg, मरकरी जो है, पारा जो है, वो हम लोग को तरल रूप में देखने को मिल जाएगा। ये कठोर तो होता है, लेकिन सोडियम और पोटेशियम जो धातु होता है उसको हम लोग चाकू से काट कर सकते हैं। ठीक है, धातु बहुत कठोर होता है, धातु बहुत कठोर होता है, लेकिन उसको हम लोग चाकू से काट सकते हैं, किसको, सोडियम और पोटेशियम को। तो ये इसका अपवाद है, और हीरा और ग्रेफाइट इसका अपवाद है। अपवाद आपको याद रखना पड़ेगा। आयोडीन जो होता है वो नमक, वो अधातु होने के बाद, आयोडीन अधातु होने के बाद भी चमकदार हो सकता है। तो कुछ अपवाद एक्सेप्शन आप लोग को याद रखना होगा। उम्मीद है बच्चों की धातु और अधातु का भौतिक गुण आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, और कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, हम लोग और आगे चलते हैं। चलिए बच्चों, तो हम लोग भौतिक गुण समझ चुके हैं। अब देखेंगे हम लोग रासायनिक गुण क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। जो धातु होता है उसका रासायनिक गुण इधर लिख दिए हैं, और जो अधातु होता है उसका रासायनिक गुण इधर दिया हुआ है। तो जब जो धातु होता है वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके धातु का ऑक्साइड बनाता है। इससे पहले वाले चैप्टर में हम आप लोगों को बता चुके थे कि कोई भी धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु का ऑक्साइड बनाता है, और कोई भी अधातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अधात्विक ऑक्साइड का निर्माण कर लेता है। देखिए यहाँ पर कॉपर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बनवा लिया, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लिया। उसी तरीके से अधातु कार्बन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके नाइट्रोजन ऑक्साइड बना लिया। ठीक उसी प्रकार अधातु जल के साथ भी अभिक्रिया कर सकता है। अरे मतलब धातु जल के साथ अभिक्रिया करता है। सभी धातु तो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते, क्योंकि सभी धातु जल में विलय नहीं होते, लेकिन कुछ धातु जल के साथ अभिक्रिया करके धातु का हाइड्रोक्साइड बना देते हैं। जैसे सोडियम और पोटेशियम जल के साथ अभिक्रिया करते हैं और धातु का हाइड्रोक्साइड का निर्माण कर देते हैं, हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है। और उसी तरीके से हाइड्राइड बनाने का गुण अधातु में भी पाया जाता है। कोई अधातु जब हाइड्रोजन से संयोग करता है तो उसका हाइड्राइड बना देता है। उसी तरीके से धातु जो होता है वो जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। देखिए सोडियम एक धातु है, इस अम्ल के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया किया और यहाँ से हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया, यहाँ पर लवण और हाइड्रोजन गैस प्राप्त हो गया। और अधातु का अम्ल के साथ कोई भी अभिक्रिया नहीं दर्शाता है। हाँ, कुछ आप लोग को ये ध्यान देना होगा, जैसे कि ये सक्रियता श्रेणी हम लोग जो आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ हम लोग कुछ धातु के बारे में देखना होगा कि कुछ अधिक क्रियाशील धातु हैं, तो कुछ कम क्रियाशील धातु हैं, और कुछ मध्यम और कुछ निम्न क्रियाशील धातु यहाँ पर दिया हुआ है। तो सभी जो धातु का क्रियाशीलता है वो अलग अलग धातु अलग अलग तरीके से क्रियाशील है। तो कुछ जो अधिक क्रियाशील धातु है वो ऑक्सीजन के साथ तुरंत संयोग कर लेगा और तुरंत ऑक्साइड बना लेगा। ठीक है, वहीं पर सोडियम पोटेशियम जो है वो तुरंत बर्न हो जाएगा, जल जाएगा। और जो मध्यम क्रियाशील धातु है वो उससे ऑक्सीजन के साथ संयोग करके धातु का ऑक्साइड बनाने का गुण रखता है। ठीक है, उसी तरीके से जो अधिक क्रियाशील धातु है वो ठंडे पानी के साथ भी अभिक्रिया कर सकता है। जो मध्यम क्रियाशील धातु है वो गर्म पानी के साथ अभिक्रिया करेगा, और जो एकदम निम्न क्रियाशील धातु है वो गर्म पानी के साथ भी अभिक्रिया नहीं करेगा, वो वाष्प के साथ अभिक्रिया करेगा। ठीक उसी प्रकार से जो अधिक अभिक्रियाशील धातु है वो अम्ल से तुरंत क्रिया कर जाएगा और उसको विस्थापित करके हाइड्रोजन गैस निकाल देगा, और अधातु अम्ल के साथ कोई भी अभिक्रिया नहीं करेगा। तो सक्रियता श्रेणी भी हम लोग आगे पढ़ेंगे और इम्पोर्टेंट रहेगा वो। तो चलिए
उम्मीद है कि अब आप लोग को और अच्छा से धातु और अधातु के बीच में रासायनिक गुण का भी अंतर समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग और आगे चलते हैं। चलिए बच्चों, तो वो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है। ठीक है, वे ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं उसको उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। देखिए, जैसे एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है, ये अम्ल HCl के साथ भी अभिक्रिया कर दिया, NaOH यानी क्षार के साथ, अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया कर लेता है और लवण और जल प्रदान करता है। ऐसे ऑक्साइड को हम लोग उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, एनोडीकरण क्या है बच्चों? तो धातु के ऊपर पतली एल्युमिनियम का परत चढ़ाने की प्रक्रिया को एनोडीकरण के नाम से जाना जाता है। एक्वारेजिया या फिर अम्लराज क्या होता है? तो जब HCl और नाइट्रिक अम्ल को, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक अम्ल को 3 संबंध 1 के अनुपात में मिला दिया जाता है तो एक्वारेजिया का निर्माण हो जाता है। और कुछ धातु जो अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, जैसे सोना चांदी, एक्वारेजिया जिसको अम्लराज के नाम से जाना जाता है, यह सोना चांदी उसके साथ भी अभिक्रिया कर जाता है। ठीक है, तो हो सकता है आप लोग को यह भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग और आगे चलते हैं। चलिए बच्चों, तो हम लोग देखते हैं सक्रियता श्रेणी क्या है। तो ठीक है, सक्रियता श्रेणी क्या है? तो धातु को उसके क्रियाशीलता के आधार पर लिखना है। धातु को उसके क्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया ही सक्रियता श्रेणी कहलाती है। ठीक है, धातु को उसके क्रियाशीलता के आधार पर अवरोही या फिर घटते हुए क्रम में लिखने का जो प्रक्रिया है वही क्या कहलाता है? सक्रियता श्रेणी कहलाता है। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग को ये सक्रियता श्रेणी समझ में आ गया होगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, Fe यानी आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, Hg, Ag, Au चांदी, सोना। ठीक है, तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि सबसे अधिक क्रियाशील धातु है वो क्या है? वो है पोटेशियम। और सबसे कम क्रियाशील धातु जो है वो है क्या? Au। ठीक है, मध्यम क्रियाशील धातु में ये आ जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन से जो भी ऊपर है वो अधिक क्रियाशील धातु है, हाइड्रोजन से जो नीचे है वो कम क्रियाशील धातु। ठीक है, तो जो अधिक क्रियाशील धातु होगा वो अलग तरीके से रिएक्शन करेगा, जो कम क्रियाशील धातु होगा वो अलग तरीके से रिएक्शन करेगा। जो हाइड्रोजन के नीचे है वो धातु हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएगा। जब भी अम्ल का अभिक्रिया होगा, जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए एक एग्जाम्पल कि जो पोटेशियम है, अगर इसके साथ HCl का अभिक्रिया हुआ तो ये पोटेशियम हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा और बना देगा KCl और प्लस H। ठीक है, सोडियम के साथ भी अभिक्रिया होगा तो वो भी क्या कर देगा? उसको विस्थापित कर देगा। इसी प्रकार से हाइड्रोजन के जितना भी ऊपर धातु है वो सब हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए हम Cu का अभिक्रिया करवा दिए HCl से, तो Cl प्लस हाइड्रोजन ये अभिक्रिया नहीं हो पाएगा और ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो कम क्रियाशील धातु होता है वो अपने से अधिक क्रियाशील धातु को विस्थापित नहीं कर पाता। सक्रियता श्रेणी आप लोग को अच्छे से आना चाहिए और समझ में भी आना चाहिए, तभी आप लोग धातु और अधातु के बीच में रासायनिक गुण में कहीं नहीं फंसोगे। कौन सा धातु जल के साथ अधिक क्रियाशील है, कौन सा धातु जल के साथ कम क्रियाशील है, कौन सा धातु अम्ल से अधिक क्रियाशील है, कौन सा धातु ऑक्सीजन से अधिक क्रियाशील है, कम क्रियाशील है, वो आपको क्रियाशीलता इस सक्रियता श्रेणी से आपको पता चल जाएगा। इसको याद करना बहुत ही आसान है, जैसे हम लिखे हैं उसी तरीके से आप लोग लिख के याद कर लीजिएगा। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, उसके बाद हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, Ag, Au। ठीक है, ये सब आप लोग याद कर लीजिएगा। उम्मीद है कि आप लोग को सक्रियता श्रेणी भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं। चलिए बच्चों, तो समय काफी कम है इसलिए पूरा डेफिनेशन तो हम लोग लिखे नहीं, लेकिन फिर भी हम आपको पूरा डेफिनेशन बताने की कोशिश करेंगे। कुछ गलती हो जाएगा तो उसके लिए क्षमा करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग को क्या देखना है? सबसे पहले हम लोग देखेंगे आयनिक यौगिक, आयनिक बॉन्ड या फिर आयनिक कंपाउंड क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले यौगिक क्या होता है? आप लोग को यौगिक पता होगा, जब 2 या 2 से अधिक तत्व किसी निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो यौगिक का निर्माण कर देते हैं। जैसे कि H2O यौगिक है, NaCl यौगिक है। जब भी 2 या 2 से अधिक जब भी 2 या 2 से अधिक तत्व किसी निश्चित अनुपात में मिलता है तो यौगिक का निर्माण कर देता है। और ऐसा यौगिक जो आयनों के आदान प्रदान से बनता है वो आयनिक यौगिक कहलाता है। ठीक है, डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को आयनिक यौगिक कहते हैं। ठीक है, ऐसा यौगिक जिसमें क्या होता है? धातु से अधातु में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। किसका ट्रांसफर होता है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से जो यौगिक बन रहा है उसको आयनिक यौगिक कहेंगे। और आयनिक यौगिक में जो बंध बन रहा है उस बंध को आयनिक बंध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। उसके बाद वैद्युत संयोजकता क्या होता है बच्चों?
तो जैसे देखिए कि जो सोडियम है और ये जो क्लोरीन है, ठीक है, वो क्या करेगा कि जैसे मान लीजिए ये 11 नंबर पर है, ये 17 नंबर पर है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन भेजेगा, इसके पास साझा हो जाएगा, और ये क्या करेगा, तो उस वैद्युत संयोजकता का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, यौगिक बनाने में तत्व का परमाणु जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। मान लीजिए कि सोडियम जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, ठीक है, या फिर ग्रहण करता है, क्लोरीन जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, ये 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है इसलिए धन आयन बन गया, और ये 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है इसलिए ऋण आयन हो गया। वही उस तत्व का कोई वही उस तत्व का वैद्युत संयोजकता कहलाता है, ठीक है। यानी कोई भी यौगिक बनने में तत्व का परमाणु कितना इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है या फिर ग्रहण कर रहा है, ठीक है, कितना इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है या फिर कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, वही उसका वैद्युत संयोजकता कहलाता है। जैसे सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है तो उसका वैद्युत संयोजकता 1 हो गया, क्लोरीन 1 ग्रहण कर रहा है तो उसका वैद्युत संयोजकता 1 हो गया, ठीक है। कोई भी यौगिक तत्व कोई यौगिक बनने में तत्व का परमाणु कितना इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है या फिर ग्रहण कर रहा है, उसी को हम लोग वैद्युत संयोजकता के नाम से जानते हैं। उम्मीद है बच्चों की समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा और आगे देखेंगे हम लोग विद्युत संयोजकता का विशेषता क्या है। तो वैद्युत संयोजकता जो होता है उसका भौतिक प्रकृति जो होता है वो बहुत कठोर अवस्था में हम लोग को देखने को मिलता है। गलनांक और कथनांक प्राय जो वैद्युत संयोजक यौगिक है, वैद्युत संयोजक यौगिक जो है यानी वैद्युत संयोजकता से जो बना यौगिक है उसका गलनांक और कथनांक काफी ज्यादा हाई होता है, ठीक है। गलनांक क्या होता है, वह बिंदु जिस पर कोई पदार्थ क्या होता है, पिघलना स्टार्ट कर देता है। कथनांक क्या होता है, वह बिंदु जिस पर कोई पदार्थ उबलना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। घुलनशीलता क्या होता है बच्चों, तो ये प्राय जल में तो घुलनशील होता है, लेकिन और भी जो पेट्रोल डीजल होता है उसमें ये घुलनशील नहीं होता है। कौन, वैद्युत संयोजक यौगिक। चालकता क्या होता है बेटा, जब ये ठोस अवस्था में होता है तो इसमें विद्युत का चालन आसानी से नहीं हो पाएगा, लेकिन जब हम लोग इसको किसी विलयन में डालते हैं तो वहां पे विद्युत का चालन हो सकता है। उसके बाद हम लोग को देखना है धातु की प्राप्ति, ठीक है। धातु का हम लोग को प्राप्ति कैसे हो सकता है, तो धातु का प्राप्ति हम लोग को 2 तरीके से होता है। धातु क्या होता है समझ गए ना, वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाने का प्रवृत्ति रखता है वो धातु कहलाता है। अब धातु का प्राप्ति कैसे होगा, धातु हम लोग को कैसे मिलता है, तो 2 तरीके का धातु होता है। एक ऐसा धातु होता है जो स्वतंत्र रूप में उपस्थित होता है, उसको प्राप्त करने के लिए कोई ज्यादा मशक्कत या फिर मेहनत करने का आवश्यकता नहीं होता। एक धातु वो होता है जो संयुक्त रूप में उपस्थित होता है यानी जुड़ा होता है किसी से। तो आप लोग इसके नाम ही से समझ गए होगा, स्वतंत्र और संयुक्त। सक्रियता श्रेणी अभी हम लोग देखे थे, उसमें जो धातु अधिक क्रियाशील है, जो अधिक क्रियाशील है वो तुरंत किसी के साथ संयोग कर लेगा, और जो कम क्रियाशील है वो प्रकृति में संयोग ही नहीं करेगा, तो स्वतंत्र रूप से उपस्थित होगा। तो वे धातु जो हम लोग को आसानी से प्राप्त हो जाते हैं और किसी अन्य धातु के साथ क्रिया नहीं करते, वो धातु हम लोग को स्वतंत्र रूप से ही प्राप्त हो जाता है। और जो अधिक क्रियाशील धातु होता है वो किसी अन्य धातु के साथ संयोग करके संयुक्त रूप में उपस्थित होता है। उसके बाद हम लोग को सबसे पहले बच्चों देखना है खनिज। खनिज क्या होता है, तो पृथ्वी के भूपर पट्टी पर हम लोगों को जो भी धातु प्राप्त होता है वह क्या कहलाता है बच्चों, खनिज कहलाता है, ठीक है। पृथ्वी की भूपर पट्टी पर हम लोग को जो धातु प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है, खनिज कहलाता है, ठीक है। अयस्क क्या है बच्चों, तो कम, ठीक है, कम खर्च में, ठीक है, कम खर्च में जब हम लोग खनिज को प्राप्त कर लेते हैं, कम समय में कम खर्च में जब हम लोग खनिज को प्राप्त कर लेते हैं तो वही क्या कहलाता है, अयस्क कहलाता है। सभी अयस्क खनिज हो सकता है लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकता है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम लोग को देखने को मिलता है मैट्रिक्स अथवा अधात्री या फिर इसको गैंग के नाम से भी जाना जाता है। तो जो भी हम लोग को अयस्क मिलता है उसमें कुछ धूल का कण उपस्थित होता है या फिर मिट्टी का कण उपस्थित होता है, फिर कुछ अशुद्ध पदार्थ उपस्थित होता है, ठीक है। अयस्क में उपस्थित जो अशुद्ध पदार्थ है या फिर जो अशुद्धि है वही क्या कहलाता है बच्चों, मैट्रिक्स या फिर गैंग कहलाता है, ठीक है। अब आप लोग को अजीब लग रहा होगा कि सर आप तो खाली ये हेडिंग लिख के आए हो और पूरा बता दे रहे हो। तो देखिए बच्चों, स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं और लिखने में बहुत ज्यादा समय लगेगा और मेहनत भी लगेगा। तो मेहनत तो हम लोग कर ही रहे हैं, लेकिन आप लोग का समय बचाने के लिए हम लोग इसको कंडेंस फॉर्म में लिख दिए हैं, लेकिन हम बता रहे हैं आप लोग को पूरा, ठीक है। ध्यान से समझो और आप लोग सपोर्ट करो ताकि स्मार्ट बोर्ड भी आ जाएगा जल्दी ही, कोई बात नहीं। उसके बाद धातु कर्म क्या होता है, सबसे पहले आप लोग को खनिज समझ में आया होगा, अयस्क समझ में आया होगा, मैट्रिक्स समझ में आया होगा। फिर धातु कर्म क्या होता है बच्चों,
तो धातु को शुद्ध रूप से हम लोग को प्राप्त करने का जो भी मतलब धातु में से मैट्रिक्स निकाल के उसको शुद्ध रूप से प्राप्त करने का जो भी कर्म होता है, जो भी क्रिया होता है, वही धातु कर्म कहलाता है। अब धातु कर्म देखने में तो छोटा लग रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ा है। क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग को देखना है कि अयस्क का पीसना। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो प्राप्त हम लोग को खदान से जो भी प्राप्त बड़ा बड़ा अयस्क है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं, और उस प्रक्रिया को हम लोग अयस्क का पीसना के नाम से जान सकते हैं। उसके बाद अयस्क का सांद्रण है। तो जो भी छोटा छोटा टुकड़ा होता है उसको हम लोग उसमें से अशुद्धि निकाल देते हैं, और वो अशुद्धि निकालने का जो प्रक्रिया है वो अयस्क का सांद्रण कहलाता है। अयस्क का सांद्रण करने का भी अलग अलग विधि है। उसमें भी हम लोग एक विधि चुने हैं जिसको गुरुत्वीय पृथक्करण विधि के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है कि कुछ भारी अयस्क मतलब कुछ भारी वो होता है अयस्क, और उसका जो गंदगी होता है वो कुछ हल्का होता है। तो जब उसको जल के तेज धारा के साथ जल डाला जाता है तो जो अयस्क मतलब अशुद्धि होता है वो बह जाता है जल की धारा के साथ, और अयस्क हम लोग को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, वो गुरुत्वीय पृथक्करण विधि है। ठीक है, जब थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं तो धातु का निष्कर्षण। तो अयस्क का सांद्रण के बाद हम लोग को जो प्राप्त होता है अयस्क, उसमें भी शुद्ध रूप से धातु उपस्थित नहीं होता है। तो उसमें से हम लोग को शुद्ध रूप से जो धातु प्राप्त करने का जो विधि है वो धातु का निष्कर्षण कहलाएगा। अब धातु का निष्कर्षण में भी अलग अलग प्रकार का धातु है, कुछ अधिक क्रियाशील धातु है, कुछ कम क्रियाशील धातु है। तो उसके लिए भी अलग अलग विधि है, जैसे निस्तापन है, भर्जन है और प्रगलन है। निस्तापन, भर्जन और प्रगलन में क्या अंतर है? निस्तापन क्या होता है कि इसमें हम लोग कुछ वायु की सीमित मात्रा में उसके गलनांक तक हम लोग जब उसको गर्म करते हैं तो उसमें से अशुद्धि अलग हो जाता है और अयस्क अलग हो जाता है, धातु अलग हो जाता है, जिससे हम लोग उसको साफ साफ निकाल सकते हैं। उस प्रक्रिया को हम लोग निस्तापन के नाम से जानते हैं। जो धातु निस्तापन प्रक्रिया के फलस्वरूप हम लोग को नहीं मिलता है उसके लिए हम लोग भर्जन प्रक्रिया को अपनाते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें उसके गलनांक से अधिक ताप पर गर्म किया जाता है, और फिर जब उसको उसके गलनांक से अधिक ताप तक गर्म कर दिया जाता है तो हम लोग को धातु शुद्ध रूप में प्राप्त हो जाता है। यही प्रक्रिया भर्जन कहलाता है। निस्तापन और भर्जन में कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। इसको वायु की सीमित मात्रा में और इसके गलनांक मतलब कम ताप पर गर्म किया जाता है, और भर्जन को अधिक ताप पर गर्म किया जाता है। ठीक है, उसके बाद प्रगलन क्या है? कुछ धातु ऐसा भी होता है जो निस्तापन और भर्जन विधि द्वारा पृथक नहीं होता है, तो उस विधि में उस धातु को हम लोग प्रगलन विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। ठीक है, गालक क्या होता है बच्चों? तो गालक वे पदार्थ है जो कि अशुद्धि को गलाकर अलग कर देता है। गालक वे पदार्थ है जो कि अशुद्धि धातु में जो अशुद्धि प्राप्त है उसको गलाकर क्या कर देगा? पृथक कर देगा, अलग अलग कर देगा। ठीक है, उसके बाद धातु का शोधन हम लोग करते हैं। मतलब इतना स्टेप करने के बाद भी जो धातु है वो हम लोग को शुद्ध रूप से प्राप्त नहीं होता है, तो उसमें हम लोग धातु का शोधन करते हैं। ठीक है, शोधन शायद ये ऐसा रहेगा। ठीक है, धातु का शोधन करते हैं हम लोग, और धातु का शोधन जब करेंगे तो उसमें भी हम लोग अलग अलग विधि को अपनाते हैं। क्यों? क्योंकि जब जो इतने विधि द्वारा भी हम लोग को शुद्ध धातु नहीं प्राप्त हुआ तो उसमें हम लोग विद्युत अपघटनी विधि का उपयोग करते हैं। इसमें कुछ इस प्रकार से नली उपस्थित मतलब जार होता है, इसमें दो क्षण होता है, एनोड और कैथोड का, और जब इसमें विद्युत प्रवाहित किया जाता है तो जो अशुद्धि होता है वो नीचे बैठ जाता है और शुद्ध धातु आके एक क्षण से दूसरे क्षण के ऊपर विस्तृत हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे धातु का संक्षारण। संक्षारण क्या है? जब कोई धातु अम्ल आर्द्रता के संपर्क में आता है तो वो क्या हो जाता है? संक्षारित हो जाता है। इस प्रक्रम को हम लोग संक्षारण के नाम से जान सकते हैं। ठीक है, इस प्रक्रम को हम लोग क्या संक्षारण के नाम से जान सकते हैं। संक्षारण से रोकथाम। अब संक्षारण से रोकथाम कैसे होगा? जब भी कोई धातु क्या होगा कि अम्ल आर्द्रता के संपर्क में आएगा तो वो संक्षारित हो जाता है, तो उसको अम्ल आर्द्रता से के संपर्क में आने से रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं? जब वो अम्ल आर्द्रता के संपर्क में आता है तो उसको रोकने के लिए हम लोग उसके ऊपर जिंक का परत चढ़ा सकते हैं, या फिर यसद लेपन कर सकते हैं, या फिर हम लोग पेंट कर सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं, हम लोग ग्रीस लगा सकते हैं, हम लोग तेल लगा सकते हैं, जिसके वजह से हम लोग का जो धातु होगा वो संक्षारण से संक्षारित होने से बच जाएगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि आप लोगों को धातु और अधातु का हम लोगों को ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आप लोग को इसमें कुछ दिक्कत होगा तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा, हम लोग इसको भी थोड़ा सा विस्तृत फॉर्म में लाएंगे और आपको समझाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी समय कम है
इसलिए हम लोग थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दे रहे हैं, क्योंकि ये वन शॉट है, कोई डिटेल लेक्चर वीडियो नहीं है। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद है बच्चों कि आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को अभी भी नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट करिए, हम लोग इसका दूसरा वीडियो अपलोड करेंगे। और फिर आप लोग सहयोग करते रहिए और हम लोग के ऐसे ही आगे बढ़ाते रहिए, परिवार को अपने और आगे बढ़ाइए। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे। खूब मेहनत करो और पढ़ते रहो।